नमस्कार दोस्तों। अगला अध्याय हमारे सामने है नागार्जुन का। नागार्जुन हिंदी और मिथिली भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं। बिहार में इनका जन्म हुआ और 1911 के अंदर और 1998 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने यात्री उपनाम में मिथिली के अंदर और हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से लिखा है। कविता, उपन्यास, अन्य विधाओं में इनकी महत्वपूर्ण रुचि रही है। इनकी कृतियों में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलटहरी का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मत्र, भूल जाओ पुराने सपने। कक्षा 10 में हिंदी के अंदर इनकी 2 कविताएं हैं, कल और आज। दूसरी कविता है उषा की लाली। कल और आज अगर हम कविता को देखते हैं तो ये कल और आज कविता ग्रीष्मकाल से वर्षा ऋतु के बीच की कहानी है, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो उसमें हताश, उदास मुख चेहरे किसानों के, कभी वो ज़मीन को देखते हैं, कभी वो आसमान को देखते हैं। धूल उड़ती है तो पानी तो मिलता नहीं, धूल से ही वो स्नान करते हैं। पक्षी उड़ते हैं, सूखे खेतों की वीरान का उजड़ापन, बदरंग आसमान, समाज के सोपान में छूटे हुए अंतिम आदमी को, सारी चीज़ों को दर्शाने का प्रयत्न किया है। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो उसके बाद किस तरह से उसमें बदलाव आता है, उसमें परिवर्तन आता है कि वर्षा ऋतु आते ही चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, कोयलें बोलने लगती हैं, मयूर नाचने लग जाते हैं। ऐसे ही सुकन्या प्रकृति के रूप में, सुकन्या प्रकृति के रूप में नृत्य करती हुई नजर आती हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें इनमें देखने को बहुत ही, और ज़्यादातर इन्होंने जो कुछ लिखा है वो देशी अंदाज में लिखा है और लोगों को समझाने की कोशिश की है इन्होंने। कल और आज, अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेती है। अभी कल की बात है कि जब चारों तरफ हताश थे, उदास चेहरे हुए थे और एक दूसरे को देखकर गालियां दे। अभी कल तक धूल में नहाते थे, अभी यह हालत थी कि धूल में नहाते थे, आंधियां चलती थी, पानी तो था ही नहीं, क्योंकि कई जगह पानी की परेशानियां होती हैं। तो धूल भरी आंधियों के अंदर जब जिस्म पर चढ़ती है तो उन धूल भरी आंधियों से हम नहाते थे गौरियों के झुंड में। अभी कल तक चिड़ियों को हमने देखा है, गोरैया चिड़ियों को, कि चिड़ियाँ मिट्टी के अंदर अपने परों को मिट्टी को अपने परों में ले लेती हैं और वो उससे नहाने लग जाती हैं। तो उसी तरह से जब धूल उड़ती है, हमारे शरीर को छूती है, तो वो हमारी शरीर, हम भी उस मिट्टी की तरह नहा रहे थे। अभी कल तक पथराई हुई थी गंदर खेतों की माटी। ये हालत था कि चारों तरफ से ज़मीन सूखी हुई थी, दरारें पड़ी हुई थी, दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मिट्टी के हालात, पथराई हुई थी, दूर दूर तक हमें कुछ नज़र नहीं आ। धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक अभी कल तक, क्योंकि मेंढक ज़मीन के अंदर चला जाता है और जहाँ तक नमी होती है वहाँ तक चला जाता है, और जैसी ही बरसात होती है तो वो अपने आप निकल कर आना शुरू हो जाते हैं। तो धरती के कोख में, धरती के अंदर, धरती के गर्भ में वो मेंढक चले गए। अभी कल तक मतलब गर्मी थी और तपिश थी, बेचैनी थी, उदासीपन था, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, रेतों से हम नहा रहे थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, आसमान पे कुछ नजर नहीं आता था। जिधर देखो आसमान के अंदर धूप चिलचिलाती हुई थी, कुछ नहीं, बादल कुछ नजर नहीं आते थे कि बरसात भी होगी या नहीं होगी। उसी से तो हमारे चेहरे पर उदासी। और आज जैसे ही अचानक बादल आए, गरजने लगे और बरसात होने लगी, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए, पूरे बादल ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू।
मतलब बादलों ने अपने तंबुओं को ताल लिया और आज चमका रही है पावस रानी, आज हमें बता रही है कि मौसम बदल रहा है, वर्षा ऋतु आ रही है और हमारी वर्षा ऋतु हमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली लेकर आएगी। वो चमका रही है। बूंदाबांदियों की अपनी पायल, जैसे बूंदाबांदी होने लगी, वो बूंदाबांदी छम 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 की आवाज़ पायल की आती है, उसी तरह से छम 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 की आवाज़ बूंदाबांदियों की हमारे। और आज हमें आज वो चीज़ नज़र आ रही है। झिंगुरों की शहनाई विराम, जितने भी झिंगर होते हैं वो झंझन झंझन करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि बरसात आ गई है या बरसात आने वाली है, क्योंकि बादलों ने तंबू टाँक लिए हैं, बूंदें टपक रही हैं, तो उससे हमें उसकी शहनाई नज़र आ रही है। और आज ज़ोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और आज क्या हुआ कि जैसे ही पानी की बूंदें और घेरी घेरी घटाएं हमारे सामने आई, तो मोर भी नाचने लगे, कोयल भी कूकने लगी है। और आज आ गई वापस जान। जब पानी की एक बूंद में बहुत जान होती है, वो पूरी कायनात को, पूरे कुदरत को, पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर देती है और उसमें एक नवजीवन पैदा कर देती है। आप सोचो, एक बूंद अगर कहीं पड़ जाती है पत्थर पे तो उसको भी हरा कर देती है। तो हम भी तो ईश्वर की बनाई हुई हस्ती हैं, तो हमें अपने आप पे भी सोचना चाहिए कि हम लोगों का कितना भला कर सकते हैं। आ गई वापस जान दूब की झुलसी हुई शिराओं के अंदर। जैसे ही पानी चमकता है तो जो दूब बिल्कुल सूख गई थी, तिनके हो गए थे, उसमें अंदर ही अंदर जान आने लग गई है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, और आज धीरे धीरे चुपचाप आसानी से गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु विदा हो गई हमसे, समेट कर अपने लाओ लश्कर वो सारी तपिश, हताशा, बेचैनी, गर्मी, धूल भरी आंधियाँ, खुला आसमान, चिलचिलाती धूप, वो सब कुछ समेट कर अपनी पुटलियाँ में बांध कर निकल गई है। तो प्रकृति के प्रति इनकी बहुत अच्छी कविता रही है। दूसरी कविता है उषा की लाली। इन्होंने इनको प्रकृति के प्रेम को बहुत अच्छी तरह से सहेजा है और शिशु रूप में उगते सूर्य को, इनकी छटा को सामने लाने की कोशिश की है कि उदय होते हुए सूर्य की केसरी आभा, उदय होते हुए सूर्य का लालीपन हमें किस तरह से दिखाई देता है। तो उषा की लाली, उषा की लाली अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, हिमालय की जो वो सोने की तरह हल्के हल्के से चमकने लग गई, शिखर चोटियां चमकने लग गई। उषा की लाली अभी से गए निखर, वो बहुत सुंदर खूबसूरत नजर आने लगे हैं। आगे बढ़ा शिशु रवि, जैसे 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 धीरे धीरे शिशु सूरज अपनी शिशु अवस्था के अंदर जैसे धीरे 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 निकलता है शिशु, बदली छवि देखता रह गया अपलक कभी, मतलब कभी पलक झपक नहीं सकती और आम देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि किस सेकंड के अंदर हमें एकदम सूरज निकल कर सामने आ गया। तो कभी देखता ही रह गया कि कब सूरज हमारे सामने आ गया और चारों तरफ उसने रोशनी फैला दी कि कब वो बचपना था सूरज का और आज वो जवान हो गया। डर था प्रतिफल का, पता नहीं क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, इस चीज़ का डर था। अपरूप ये जुदाई आभा, जाए ना निखर जाए ना बिखर, इस चीज़ का डर था कि ये जो खूबसूरती आभा दिख रही है, ये हमें चमक जो हमें दिख रही है सूरज की, ये कहीं चली नहीं जाए, ये कहीं हमसे छूट नहीं जाए, क्योंकि बड़ी खूबसूरत सुबह होती है जब सूरज निकलता है। तो अलग अलग रंग हमें नज़र आते हैं, कहीं हमें काला नज़र आता है, कहीं हमें स्लेटी नज़र आता है, कहीं हमें हल्का सा सफ़ेद नज़र आता है और उसके बाद धीरे धीरे चारों तरफ एकदम सफ़ेद ही नज़र आ जाती है जब सूरज बिल्कुल जवान हो जाता है। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, इस उषा की लाली में ही
सारे के सारे हिमगिरी के शिखर, हिमालय पर्वत के जितनी भी चोटियाँ थी वो सारी सफ़ेद हो गई थी, रोशनी से चमक रही थी, स्वर्ण की मुद्रा के अंदर चमक रही थी, उनमें लालीपन भी नज़र आ रहा था और खूबसूरती भी नज़र आ रही थी। तो आपके लिए इस कविताओं में से दो हैं कि आप अपने शब्दों में इन कविताओं के भाव अर्थ को लिखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, कल और आज कविता के मूल भाव आपको लिखना है, और आपके अगर अपने जीवन में प्रकृति के कोई दृश्य देखे हों, आपने कहीं गए हों, तो उनको भी अपने शब्दों में लिखने की चेष्टा कीजिएगा। धन्यवाद।